हेलो एवरीवन। तो ये नेक्स्ट वीडियो है हम लोग का, जो है चैप्टर 13 आई मीन एसेंशियल सोशियोलॉजी का पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। पूरी चैप्टर 13 सिर्फ एक सिंगल वीडियो में, जिसका नाम है रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक जो आप थंबनेल में देखोगे काफ़ी फेमस बुक है। अगर आप यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस में अगर आपका ऑप्शनल क्या है सोशियोलॉजी, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। उसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस बुक में मिलेगा, प्लस इसमें वैल्यू एडेड मटेरियल भी है। मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी, मतलब जो काइंड काम करते हैं, जो लोग हम लोगों को फ्री में अच्छे अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो उनको तो थैंक यू बोलना ही चाहिए। जैसे तो मैं थैंक यू बोलूँगी स्लीपी क्लासेस को। ठीक है, तो ये इनका जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल वीडियो है सोशियोलॉजी के ऊपर, तो उसमें से भी मैंने नोट्स निकाला, फिर बुक का तो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन है ही, और दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पे आपको मिल गया वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडिया ऑफ इंडियन विलेज। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रूरल और एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। तो रूरल एरिया में क्या क्या होता है, विलेज होता है। ठीक है, तो विलेज के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे, विलेज के बारे में जानेंगे, फिर विलेज स्टडीज़ क्या क्या हुआ ये जानेंगे, विलेज स्टडीज़ ने किन्होंने किया, क्या कहा, सब कुछ जानेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाया गया है, ठीक है, विलेज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइडिया ऑफ इंडियन विलेज क्या है, ठीक है। तो पहले तो विलेज के बारे में ना वेदास में लिखा हुआ है, जैसे कि पूर्व, ग्राम और वन, ये 3 तरीके के विलेज थे। पूर्व में जो है इलाइट लोग रहते थे, ग्राम में कॉमनर्स रहते थे, और वन में ट्राइबल्स लोग रहते थे, ट्राइब्स लोग रहते थे। डिफरेंट काइंड ऑफ विलेज आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो है कुछ विलेज में वन कास्ट वन विलेज होता है, वन कास्ट मेनी विलेज होता है। ठीक है, मिनी विलेज में वन कास्ट है, और फिर मेनी कास्ट है और लेकिन है किसमें, वन विलेज में। ठीक है, एम से मेनी, सी से कास्ट, ओ से वन, वी से विलेज। ठीक है, और फिर मेनी कास्ट है मेनी विलेज में। तो इस तरीके का डिफरेंट काइंड ऑफ विलेज आपको देखने को मिलेगा। विलेज में जो है कास्ट जो है इंटरलिंक्ड होता है, विलेज से जो है कास्ट क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, उसके बाद इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का क्या कहना है कि विलेज क्या है, वी मतलब क्या हो गया आपको, विलेज। ठीक है, वी मतलब विलेज हो गया। तो विलेज मल्टी एथनिक एंड मल्टी टास्क है। ठीक है, विलेज में जो है मल्टी एथनिक लोग रहते हैं और मल्टी टास्क लोग करते हैं। कॉलोनियल व्यू पॉइंट क्या था, कॉलोनियल व्यू पॉइंट तो पता ही आप, वो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे ज़्यादातर। तो लोगों ने कहा था कि विलेज वहाँ वैसा जगह है जहाँ पे लोग रिफ्यूज़ करते हैं मॉडर्नाइज होने से। उनको मॉडर्नाइज करना क्या है भाई, वाइट मैन्स बर्डन है। ठीक है, उसके बाद वाइट मैन्स गोरे लोगों का बर्डन है वो। फिर सर हेनरी मे ने एंड मेटकाफ एंड मुनरो जी ने क्या कहा है कि इंडिया का विलेज जो है, वेस्ट के जो विलेज है उससे कोई पैरेलल नहीं है। मतलब कि इंडिया का जो विलेज है, ठीक है, उसको देखा जाए और वेस्ट के विलेज को देखा जाए तो वो लोग काफ़ी डिफरेंट है, ऐसा इन्होंने कहा है। और बोला है कि यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं है इंडिया के विलेज में और वेस्ट के विलेज में। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो और क्या है विलेज के बारे में कहा गया, तो कॉलोनियल स्कॉलर जो है एक अपना इथनोसेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग रखे थे। इथनोसेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग क्या रखे थे, उनका कहना था कि इंडिया में पॉवर्टी है, बैकवर्डनेस है, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी ख़राब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो है वहाँ के लोग चेंज होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या है, एक इथनोसेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग है। कौन रखे थे भाई, कॉलोनियल स्कॉलर्स रखे थे। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया इंट्रो में आपका, इतना हो गया। अब देखते हैं एंटी कॉलोनियल व्यू और प्रो विलेज व्यू कौन कौन, मतलब विलेज के हित में कितने लोगों ने कहा है, और एंटी कॉलोनियल व्यू क्या क्या है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि इंडियन विलेज एक ऑथेंटिक मॉडल है जो बताता है ट्रू इंडिया का, इंडिया के बारे में, और फिर जो है ये बताता है इंडिया के कल्चर के बारे में। फिर एम.एन. श्रीनिवास जी के बारे में तो आपको पता ही है, एम.एन. श्रीनिवास जी ने क्या कहा था कि इंडिया का जो विलेज है वो क्या है, वो एक ये है, इंडिया का जो विलेज है वो हमको एक मिनी तौर पे इंडियन सोसाइटी के बारे में बताता है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के बारे में बताता है, ऐसा एम.एन. श्रीनिवास, ये वीडियो एम.एन. श्रीनिवास की वीडियो में आप लोग जाओगे तो देखोगे, उसमें उन्होंने विलेज के बारे में जो बोला है वो भी आप देख लो। फिर जी.एस. घूरे जी ने जो बोला है, उनके वीडियो में भी मैंने विलेज के ऊपर जो बोला है वो लिखा है। फिर ए.आर. देसाई का जो वीडियो मैं डाली हूँ उसमें भी विलेज के ऊपर उन्होंने कुछ बोला है, वो भी आप देख लो, ये दिमाग में डाल लो। ठीक है, उसके बाद फिर कार्ल मैक्स ने क्या कहा है, उन्होंने कहा
है कि वो जो है एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के बाद एक नया थ्योरी दिए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग किंगली सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। वेस्ट में सेल्फ सेंटरनेस है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है, और एशिया में क्या है, एक अलग तरीके का मोड ऑफ प्रोडक्शन है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी इंडिया का जो है ब्रिटिश लोग जो है डिमोलिश कर दिए थे, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर गांधी जी तो काफ़ी प्रो विलेज थे, ये पता है आपको। उन्होंने क्या कहा था, अगर विलेज को अपलिफ्ट और डेवलप करेंगे तो क्या होगा, सोसाइटी भी एज अ होल डेवलप होगा। ओ मैली एंड ग्रिग्सन, इन्होंने क्या कहा है कि ब्रिटिश जो है प्री कंसीव नोशन लेके आए थे इंडियन विलेज के बारे में, और फिर जो है इन्होंने कहा है कि ये ऑब्जर्व जो है नहीं किए हैं ब्रिटिश लोग वाइब्रेंट विलेज लाइफ को, ठीक है। तो ब्रिटिश लोग का प्री कंसीव नोशन था, ऐसा इन्होंने कहा है। और फिर एंटी कॉलोनियल लोग जो है ऑब्जर्व किए हैं कि क्या क्या विलेज में होता है। विलेज में जो है ना स्ट्रगल फॉर पावर होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस एक ही आदमी उसके पास पावर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगल फॉर पावर होता है, सब पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं। और यहाँ पे जो है इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट जो है कैसे रिजॉल्व किया जाता है वो लोग नहीं देखे हैं, ठीक है। विलेज में इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। कास्ट एंड कल्चर जो है ऑपरेट करता है इंटीग्रेशन में विलेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन विलेज को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ किए हैं, तो क्या क्या बोले हैं। B.R. अम्बेडकर जी बोले हैं कि इंडियन विलेज जो है एक लोकलिज्म है, वहाँ पे इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, नैरो माइंडनेस बहुत ज़्यादा है, कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक्सक्लूजन होता है और अनटचेबिलिटी होता है। तो ऐसा B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। मार्क्सिस्ट स्कॉलर ने क्या कहा है कि इंडियन विलेज जो है बैग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, वहाँ पे पावर जो है सिर्फ फ्यू डोमिनेंट लोगों के पास होता है, ठीक है। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स होता है इंडियन विलेज, और कास्ट एसेंशियल होता है, ऐसा और लोगों ने कहा है। फिर मेटकाफ ने कहा है कि इंडिया का विलेज जो है एक लिटिल रिपब्लिक मोनोलिथिक है, ऑटोमिस्टिक है एंड अनचेंजिंग है। तो बहुत तरीके से क्रिटिसाइज भी किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कंटेम्प्रेरी आइडिया ऑफ विलेज। तो एंडर बिटल ने क्या कहा है विलेज के बारे में, कंटेम्प्रेरी आइडिया ऑफ विलेज। तो उन्होंने कहा है कि विलेज एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे पीपल रह रहे हैं, बट इसका ऐसा डिज़ाइन है जहाँ पे बेसिक वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं कि विलेज बस एक रहने का जगह है, विलेज ऐसा चीज़ है जहाँ पे इंडिया का सिविलाइजेशन का बेसिक वैल्यू हमको दिखता है, ठीक है, ऐसा कहा है उन्होंने। उसके बाद फिर कॉलोनियल आइडिया करेक्ट किया गया है किसके द्वारा, तो जो कॉलोनियल प्री कंसीव्ड आइडिया था कि विलेज ऐसा है, सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत दूर रहते हैं, आइसोलेटेड है, ये तो उसको करेक्ट किया गया है घूरे एंड अदर, ये लोग जो है करेक्ट किए हैं, ठीक है। फिर पंजाब बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी इन 1920s एंड बंगाल बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी 1930s बना, ठीक है। ये क्या किया, ये सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद एक न्यू पिक्चर आया। न्यू पिक्चर किसका आया, विलेज का आया, विलेज को अलग तरीके से देखा गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है JC कुमारप्पा जी ने क्या कहा है, उन्होंने पहले तो सर्वे किया ऑफ मटर तालुका, कहाँ पे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट करते थे गांधीयन नोशन को, विलेज के ऊपर जो गांधी जी कहे थे उस तरीके के नोशन को सपोर्ट करते थे। इन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करो, ठीक है, इंडस्ट्री को प्रमोट करो तभी जो है विलेज आगे बढ़ेगा। और फिर साथ ही साथ जो है ये प्रमोट किए थे विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन, वी से हो गया विलेज, इंडस से इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ठीक है। फिर जो है ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल जो है हाईलाइट किया गया, जैसे कि पीजेंट स्ट्रगल, ठीक है, पीजेंट का स्ट्रगल हुआ था, क्या था, वो लोग जो है पीजेंट लोग विलेज में रहते थे, उन लोग को बहुत, तो ये हाईलाइट किया गया कि भाई आप लोग ऐसा थिंकिंग रखते हो और आप लोग कितना पीजेंट लोग को परेशान किए हो। उसके बाद फिर विलेज को स्टडी किया गया इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है, जिससे हमको और पता चला विलेज के बारे में। फिर जो है विलेज को आइसोलेटेड नहीं कहा गया, बोला गया कि विलेज में माइग्रेशन होता है, विलेज में एक्सोगेमी भी होता है, इंटर विलेज इकोनॉमिक टाइज भी है, जैसे कि जजमानी। तो ऐसा कुछ नहीं कि विलेज बहुत आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपने में रहता है, सेल्फ सेंटर है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर डुमोंट ने कहा है कि विलेज जो है फार मोर देन लोकेल है, मोर देन जस्ट कलेक्शन ऑफ हाउसेज एंड फील्ड है। मतलब विलेज कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि विलेज बस कलेक्शन ऑफ हाउसेज है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विलेज फार मोर देन लोकेल है, ठीक है, विलेज ज़्यादा बड़ा चीज़ है। जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि विलेज बस हाउस का कलेक्शन है, विलेज जाओगे तो बस आपको वहाँ पे घर मिलेगा, घर ही घर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डुमोंट जी ने हित में कहा है विलेज के। फिर एंडर बिटल ने क्या कहा है अपना, जो एंडर बिटल ने जो है श्रीपुरम विलेज पे स्टडी किया था, ठीक है। ये विलेज जो है कहाँ है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो उसमें कहा है कि एटलीस्ट जहाँ अपना जो
हम टाइम के पीछे जाते हैं, अपना मेमोरी को पीछे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं दिखता है जिसको हम बिलीव करें कि विलेज जो है एक सेल्फ सफिशिएंट था इवन इन इकोनॉमिक सेंस। तो एंड्रयू बिटली जी ने शॉर्ट फॉर्म में ये कहा है कि अगर हम पीछे हिस्ट्री को देखते हैं, याद करते हैं, तो हमको कहीं नहीं दिखता है हमें कि जो है विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट था, ठीक है। इकोनॉमिक स्फेयर में भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, हमेशा विलेज जो है कनेक्ट होके आगे बढ़ा है, कोई आइसोलेटेड और सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग जो है विलेज के हित में क्या क्या काम किए हैं, ऐसा बुक में दिया है, तो क्या क्या किए हैं। लैंड रिफॉर्म लाए हैं, वो तो हम लोग पता ही है, आगे भी और पढ़ोगे आप। 73rd 74th अमेंडमेंट आया, तो इससे क्या आया, पंचायती आया, ठीक है। पंचायत एंड म्यूनसिपल, तो पंचायत बेसिकली विलेज के लिए हुआ, तो पंचायत आया। फिर रूल ऑफ लॉ लाया गया, ठीक है। पावर डायनेमिक्स को जो है चेंज किया गया, इस साइन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। कास्ट पंचायत अब ख़त्म हो चुका है, उसको ख़त्म करने का कोशिश किया गया था। पावर स्ट्रगल जो है अब ओपन फॉर ऑल है, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ डोमिनेंट कास्ट होंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर कास्ट ही होंगे या फिर कुछ गरीब लोग नहीं होंगे, तो सब कोई भी पावर स्ट्रगल के लिए लड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन जो है ना, एक कल्चर को ही चेंज कर दिया। कम्युनिकेशन जो हम लोग को आया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग को चेंज किया है, ठीक है। कल्चर को ही पूरी तरीके से चेंज किया है। दीपांकर गुप्ता जी क्या कहते हैं, दीपांकर गुप्ता जी कहते हैं कि कॉलोनियल नोशन ऑफ क्लोज विलेज जो है अब रिडंडेंट हो चुका है। मतलब कॉलोनियल नोशन था कि भाई विलेज क्या है, तो भाई क्लोज है, ठीक है, क्लोज है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लोज अब जो है कुछ नहीं है, ये सब ख़त्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, ठीक है, बुक में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा है, जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज, विलेज का सोशल स्ट्रक्चर एक बार हम लोग देखते हैं कि आखिर विलेज का सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि आप जो है विलेज के बारे में बताओ, विलेज का सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कास्ट, ठीक है। विलेज में क्या क्या होता है, कास्ट होता है, क्लास होता है और जेंडर होता है, ठीक है। तो हर तीनों को हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो कास्ट के बारे में देखते हैं। तो कास्ट में जो है एस.सी. दुबे जी ने कहा है, कास्ट जो है होमोजेनाइज है। हिंदू ऑल ओवर इंडिया जो है एक्सेप्ट किए हैं दिस क्लासिफिकेशन को, मतलब कास्ट को होमोजेनाइज कर दिया गया है और हिंदूज एक्सेप्ट करते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हिंदूज, ठीक है। फिर जो है मजुमदार जी ने क्या कहा है कि कास्ट डिवीजन जो है डिटरमाइंड करता है, कास्ट डिवीजन डिटरमाइंड है पहले से, ठीक है। उसके बाद फिर जो है सोशल रिलेशन डिटरमाइंड है कास्ट के द्वारा, ठीक है। तो मतलब कास्ट डिवीजन पहले से पता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रियाज है और ये वैश्याज है और ये शूद्राज है, ठीक है। ये डिवीज़न डिटरमाइंड है और सोशल रिलेशन जो है डिटरमाइंड होता है कास्ट के द्वारा, ठीक है। मजुमदार जी कहते हैं कि कास्ट क्या है, एक क्लोज है, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास जी क्या कहते हैं कि मोबिलिटी पॉसिबल है कास्ट में। एम.एन. श्रीनिवास जी कहते हैं मोबिलिटी पॉसिबल, जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास जी का था ना संस्कृताइजेशन, ठीक है, तो उसी के जरिए ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या है, मोबिलिटी पॉसिबल है। यहाँ पे देखो कास्ट में संस्कृताइजेशन भी होता है, ये भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। दुबे जी जो है ना 6 फैक्टर बताए थे, बोले थे कि 6 फैक्टर्स है जिससे स्टेटस डिफरेंट होता है विलेज में। कौन कौन सा है, जो कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसके वजह से स्टेटस डिफरेंट होता है विलेज में। तो सबसे पहले रिलीजन एंड कास्ट, लैंड ओनरशिप से जो है जिसके पास ज़्यादा है कम है, और वेल्थ से जिसके पास ज़्यादा है कम है उसे अलग अलग स्टेटस होगा। फिर जो है पोजीशन इन गवर्नमेंट सर्विस, मान लो कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसका ज़्यादा स्टेटस है और नहीं है तो उसका कम है। एज के हिसाब से भी होता है, जैसे कि कोई एजेड लोग हैं, ठीक है, तो उनका स्टेटस तो ज़्यादा, उनको ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, छोटे बच्चे को नहीं। फिर डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटीज़ ट्रेट, अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट, मतलब मान लो कुछ किसी का ऐसा पर्सनैलिटी ही है कि उनका स्टेटस थोड़ा हाई लग रहा है, तो उस तरीके से भी। तो दुबे जी ने 6 फैक्टर्स बताया है, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है इसको अच्छे से, ठीक है। विलेज के ऊपर मतलब क्या कहा है दुबे जी ने, याद कर लो भाई। दुबे जी ने 6 फैक्टर्स कहा है जो कि बताता है कि इन सब फैक्टर्स की वजह से विलेज में डिफरेंट स्टेटस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लास, क्लास के ऊपर क्या है भाई। तो विलेज के अंदर जो क्लास होता है उसमें एम.एन. श्रीनिवास जी ने कहा है कि ट्विन हिरार्की होता है, लैंड और हायर कास्ट, ठीक है। मतलब कि क्लास जो है कब, क्लास कैसे डिटरमाइन होता है, क्लास में ट्विन हिरार्की होता है। अगर आपके पास लैंड ज़्यादा है तो आपका क्लास ऊपर है, अगर आपका कास्ट हाई है तो भी आपका क्लास ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा एम.एन. श्रीनिवास जी ने कहा है। फिर लेविस जी ने कहा है कि प्राइमेसी ऑफ लैंड होता है, ठीक है, उसी से डिसाइड होता है क्लास, ठीक है। जैसे कि लैंड ज़्यादा है तो उतना ही आपका ऊंचा क्लास होगा, ठीक है। अब जेंडर के ऊपर देखा जाए तो जेंडर के ऊपर क्या है भाई,
तो ऐसे दुबे जी ने कहा है कि आफ्टर कास्ट जेंडर जो है डिसीजन होता है, डिसाइड करता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होगा। मतलब कास्ट आपका जैसे बताता है कि शूद्रास जो है ये काम करेंगे, ठीक है, ब्राह्मण्स ये काम करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से उसके बाद जो है आपका ऑक्यूपेशन कौन बताता है, तो वो होता है जेंडर। जेंडर आपका ऑक्यूपेशन बताता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एड्रियन सी मैन ने क्या कहा है कि विलेज जो है, विलेज वेल, एक विलेज का जो वेल मतलब कुआं, ठीक है। तो विलेज का जो वेल है वो एक मीटिंग प्लेस है सारे वुमेन का, नन हरिजन का। वहाँ पे लोग आके गॉसिप करते हैं, ठीक है। तो वुमेन लोग वहाँ पे जो है विलेज के वेल के पास गॉसिप कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर का अलग अलग रोल दिख रहा है। फिर जो ट्विन डिवीजन ऑफ लेबर है जेंडर में, जैसे कि कास्ट एंड जेंडर, ठीक है। कास्ट एंड जेंडर जो है ट्विन डिवीजन ऑफ लेबर, पता ही है। कास्ट से यही सेम चीज़ जो ऐसी डूबे जी ने जो कहा है वो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद फिर जो एम.एन. श्रीनिवास जी कहते हैं कि मेल के वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल वर्क, ठीक है। अब दीपांकर गुप्ता जी जो है क्या कहते हैं, बुक में आपका दिया हुआ है अलग से, तो उसको जान लो, ठीक है। दीपांकर गुप्ता जी जो है कहते हैं वाइटर दी इंडियन विलेज, वाइटर दी इंडियन विलेज इनका जो बुक था, ऐसे का मतलब है कि इन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर अर्बन स्लम्स जो है उनके पास होप रहता है कि टुमारो माइट बी डिफरेंट फ्रॉम टुडे। अर्बन स्लम्स जो होते हैं ना, उन लोग को एक होप होता है कि शायद कल हो सकता है अच्छा दिन हो, ठीक है। रूरल इंस्टीट्यूशन जैसे कि जॉइंट फैमिली जो है अब डिसअपेयर होने लगा है, ठीक है। रूरल इंस्टीट्यूशन अब डिसअपेयर होने लगा है, इन्होंने विलेज के ऊपर कहा है। फिर जो है इन्होंने विलेज के ऊपर और क्या कहा है दीपांकर गुप्ता जी ने कि ये कह रहे हैं कि रोमांटिसाइज मत करो विलेज हार्मनी को। ऐसा नहीं कहो कि विलेज हार्मनी है बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, विलेज में हार्मनी नहीं है, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर दीपांकर गुप्ता जी ने कहा है कि रूरल कास्ट हायरार्की जो है लूज़ कर रहा है अपना टेंडेंसी। जैसे कि रूरल एरिया में जो कास्ट हायरार्की है, जैसे ब्राह्मण लोग ऊपर ही रहेंगे, तो वो अपना टेंडेंसी अब लूज़ कर रहा है। अब जो है बहुत जगह पे देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही ऊपर है, बहुत सारे नीचे जाति के लोग भी ऊपर जा रहे हैं, नीचे कास्ट के लोग, ठीक है। हो गया। उसके बाद फिर जो है हैरिस एंड नागराज, ये भी बुक में दिया हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा है, इनका आर्टिकल था लैंड लेबर एंड कास्ट पॉलिटिक्स इन रूरल तमिलनाडु इन 20th सेंचुरी, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, इरुविलपट्टू 2010। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि कैसे हाउ विलेज कैसे एज अ सोशल यूनिट जो है चेंज हुआ है ओवर पास्ट सेंचुरी। तो इस आर्टिकल में इन्होंने यही दिखाने का कोशिश किया है, कास्ट जो है वीकेंड हो गया है विलेज में, ऐसा इन्होंने कहा है। अब दलित जो है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अब वो एग्रीकल्चर में नहीं फोकस्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा विलेज के ऊपर तो क्या लिखोगे, विलेज एक स्टोर हाउस ऑफ कल्चर एंड सोशल वैल्यूज़ है पहले तो। उसके बाद फिर गवर्नमेंट स्कीम जो है लाया जा रहा है जो कि विलेज पे फोकस करता है ताकि विलेज का क्या हो, प्रोग्रेस हो, ठीक है। और ये सब जो इविल्स है वो सब विलेज में से हट जाए। उसके बाद फिर फार्मर सुसाइड विलेज में काफ़ी अभी बढ़ा हुआ है, रूरल अर्बन इनइक्वलिटीज़ आज भी है, ऑनर किलिंग आज भी हो रहा है। तो ये सब जो न्यू डायमेंशन है इंडियन विलेज का, जिस पे स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे उतना रिसर्च एंड स्टडी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया कंक्लूजन। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है विलेज स्टडीज़। विलेज स्टडीज़ जो है नेक्स्ट आपका टॉपिक आया हुआ है चैप्टर 13 में। उसमें क्या है, तो इस पहले अबाउट देखते हैं। तो अर्लियर विलेज को ऑर्थोडॉक्स व्यू से देखा जाता था, फिर जो है ये प्रोमिनेंट इन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब कि विलेज को पढ़ना हम लोग कब स्टार्ट कर दिए, हम लोग 1950 1960 से स्टार्ट किए हैं। फिर जो है विलेज में जो है फील्ड स्टडी होना स्टार्ट हो गया। अर्लियर जो है इंडोलॉजिकल स्टडी ही होता था सिर्फ विलेज के ऊपर। फिर जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इथनोग्राफिकल अप्रोच भी विलेज के ऊपर यूज़ किया गया। फिर जो है ये सब जो पार्टिसिपेंट ऑफ इथनोग्राफिकल अप्रोच जो यूज़ कर रहे हैं वो हम 18 सेंचुरी से कुछ ज़्यादा ही यूज़ करने लगे। WHR रिवर्स क्या कहते हैं, इन्होंने जो है स्टडी किया है टोडास के ऊपर जो नीलगिरी में थे 1906 में, ठीक है। यहाँ ये इनका इंटेंसिव फील्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क इसमें किए हैं, ठीक है। फिर WH वाइज़र और एंड हिज वाइफ, उनकी वाइफ जो है, ये लोग क्या किए हैं, तो
बिहाइंड मड वॉल्स जो 1930 में किया गया है, ठीक है। इसमें जो है ये लोग 5 साल जो यूनाइटेड प्रोविंसेस जो अभी यूपी है, ठीक है, उस एरिया में रहे 5 साल। वहाँ पे इन्होंने जो है अपना देखा समझा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है W.H. वाइजर ने सिर्फ जो है एक ये लिखा है द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936, ये बुक लिखा है। इसमें ये लोग जो है स्टडी करते हैं करीमपुर का, जो कि आगरा के पास एक विलेज है, ठीक है। इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो विलेज स्टडीज़ में एक शिफ्ट आया, ठीक है। विलेज कम्युनिटी जो है एक कहा गया कि सोशल फाउंडेशन ऑफ पीजेंट इकोनॉमी है, ठीक है। ये कहा गया विलेज कम्युनिटी क्या है, एक सोशल फाउंडेशन ऑफ पीजेंट इकोनॉमी है। फ्रॉम बुक व्यू से अब फील्ड व्यू हम लोग आ गए विलेज के ऊपर। पहले हम लोग क्या करते थे, बुक व्यू और फील्ड व्यू पे आ गए। अब हम लोग जो है ऑर्थोडॉक्स व्यू ऑफ विलेज को रिजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये शिफ्ट आया है। फिर ट्रू पिक्चर ऑफ विलेज, वी फॉर विलेज टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ अब हम लोग देख रहे हैं ताकि हमको इम्प्लीमेंट कर सके पॉलिसीज़। टू ट्रू पिक्चर ऑफ विलेज देखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। विलेज स्टडीज़ एज फॉर स्टडीज़, ठीक है। विलेज स्टडीज शो कर रहा है इनइक्वलिटीज़ एंड सोशल इविल्स। विलेज स्टडीज़ जो हमको शो किया है क्या इनइक्वलिटीज़ है, क्या सोशल इविल है। इकोनॉमिक सर्वे जो है किया जा रहा है, हम लोग किए हैं काफ़ी ज़्यादा आफ्टर इंडिपेंडेंस, ताकि हम लोग और अच्छे से समझ सकें विलेज को और हम लोग अच्छे से विलेज के ऊपर स्टडी कर सकें, ठीक है। उसके बाद विलेज स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों इतना विलेज स्टडी करना चाह रहे हैं, ताकि ये तो आप जान ही रहो पॉलिसीज़ वगैरह, अपलिफ्टमेंट, ये सब तो पता ही है आपको। और फिर साथ ही साथ क्या है कि इंडियन सोशोलॉजी को एक सब्जेक्ट दिया जाए जिसमें सबको ग्रेट इंटरेस्ट है, ठीक है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लोग उतना जानने का कोशिश नहीं किए उसको जाने, ठीक है। गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट ला सके और अर्बन एजुकेटेड इंटरेस्टेड लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं विलेज स्टडीज़ में। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ से किनसे मतलब वो लोग कनेक्टेड है विलेज से, मतलब जो भी अर्बन एरिया में अभी आज रह रहे हैं वो लोग समहाउ जो है अपने विलेज से कनेक्टेड हैं। तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि विलेज को अंडरस्टैंड कर सकें, इसीलिए विलेज का स्टडी इतना ज़्यादा फेमस हुआ, इम्पॉर्टेंट हुआ, ज़्यादा किया गया, बढ़ा, ठीक है। ये सब हुआ। अब कौन कौन लोग विलेज स्टडी के ऊपर क्या क्या वर्क किए हैं, हमको क्या जानने को मिलता है, सब देखते हैं, ठीक है। तो मैकी मैरियट जी जो है वो थे, तो इन्होंने क्या है भाई, तो इनका विलेज इंडिया स्टडीज़ इन लिटिल कम्युनिटी 1955 ये लिखा है, ठीक है। उसमें जो है ये क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल अकाउंट यूज़ करते हैं मतलब कि ये जो है ना, ये जैसे M.N. श्रीनिवास, कैथलीन गू, बर्नर्ड कोन, ऑस्कर लिविस, मेंडलबॉर्न, ठीक है, ETC, ये लोग ऑफ हिमसेल्फ ऑल्सो। तो इन सब का जितना लोग का मैंने नाम लिया, इन सब का जो है ये एंथ्रोपोलॉजिकल अकाउंट देते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर जो है क्या है कि 8 इंडियन विलेज को ये जानने का कोशिश किए, 7 डिफरेंट लिंग्विस्टिक एरिया को, 5 प्रोविंसेस को शो किए हैं इस बुक में और एनालाइज किए हैं कास्ट, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, पर्सनैलिटी एंड रिलीजन को, ठीक है। फिर मैकी मेरिट ने और क्या क्या किया है और क्या बोला है, तो ये इंट्रोड्यूस किए हैं यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोशियलाइजेशन, ठीक है। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोशियलाइजेशन। ये डिस्क्राइब क्यों किए हैं, तो ये ताकि ये डिस्क्राइब कर सकें इंट्रैक्शन बिटवीन विलेज एंड ग्रेट कल्चर, ठीक है। ये जो है विलेज और ग्रेट कल्चर के ऊपर जो है क्या इंट्रैक्शन था, इसको बताने के लिए जो है ये इंट्रोड्यूस किए यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोशियलाइजेशन, ठीक है। और इस बुक में जो है ये किसके बारे में देते हैं, बताते हैं, तो ये तो आपको पता चल ही गया कैसे बताते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल अकाउंट देते हैं सबका, और ये किस किस को मतलब स्टडी किए हैं यहाँ पे आपको पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं और किसने क्या किया है। तो M.N. श्रीनिवास जी ये तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को यूज़ किए थे, इंडियन विलेज को जानने का कोशिश किए हैं, ठीक है। इन 1955 फील्ड वर्क किए थे। रिमेंबर्ड विलेज तो आपको पता ही होगा रामपुरा है, जहाँ पे ये डोमिनेंट कास्ट के ऊपर बताने का कोशिश करते हैं। फिर ये कहते हैं कि विलेज कभी भी सेल्फ सफिशेंट था ही नहीं, प्लस विलेज जो है इन्वॉल्व था मेनी इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप से, ऐसा M.N. श्रीनिवास जी ने कहा है। एंड्री बिटल जी ने क्या कहा है, एंडर बिटल जी ने कहा है कि ये स्टडी किए थे श्रीपुरम का, अ विलेज इन तंजौर, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। और ये वाला लाइन जो इन्होंने कहा है, ठीक है, क्या कहा है कि जैसे हम लोग, वही मैंने जो स्टार्टिंग में बताया आपको कि हमारा मेमोरी पीछे जाता है तो हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि विलेज जो फुली सेल्फ सफिशिएंट था, इकोनॉमिक स्फेयर में भी नहीं, ठीक है। और इन्होंने वेबेरियन व्यू को यूज़ किया है बताने के लिए, वेबेरियन, ठीक है। ये पार्ट 1 में आप पढ़ोगे, ठीक है।
सोशोलॉजी के। फिर AR देसाई जो मार्शियन अप्रोच को यूज़ कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि इंडियन विलेज काफ़ी, ये तो काफ़ी क्रिटिकल रहते थे मार्क्सिस्ट लोग, तो पता ही है आपको। तो इन्होंने कहा है कि इंडियन विलेज आइसोलेटेड है, एटलीस्ट इकोनॉमिक टर्म्स में तो है ही बिल्कुल, ठीक है। इन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच यूज़ किया। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया 1969 इन्हीं का वर्क है, और पीजन स्ट्रगल इन इंडिया 1979 इनका वर्क है, दोनों ही विलेज के ऊपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है SC दुबे जी। SC दुबे जी ने क्या कहा है, SC दुबे जी का आप बॉक्स में भी देखोगे, तो इन्होंने जो है विलेज, कौन से विलेज को पढ़ाया, तो समरीपेट हरियाणा में जो है उसको पढ़ा है। उसके ऊपर इन्होंने लिखा है इंडियन विलेज इन 1955। फर्स्ट फुल लेंथ वर्क था सिंगल विलेज के ऊपर, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम था इसके ऊपर। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि बस सोशोलॉजिस्ट लोग जो है गए और फिर जो है काम कर लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग गए इस विलेज में, ठीक है, समरीपेट हरियाणा में। और कौन कौन लोग थे, एग्रीकल्चर के साइंस लोग थे, इकोनॉमिक जो जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड था वो थे, वेटनरी साइंस के लोग थे, मेडिसिन के लोग थे, सब लोग गए। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम था और वो विलेज को स्टडी करने के लिए गए। फिर नॉट ओनली स्टडी बट ये डेवलप भी करने गए थे कुछ आइडियाज़ को, ठीक है। और ये 6 फैक्टर बताए हैं जो मैंने पीछे बताया, फिर से 6 फैक्टर बताए हैं जो स्टेटस ऑफ डिफरेंट विलेज बताता है, ठीक है। जैसे कि रिलीजन एंड कास्ट, लैंड ओनरशिप, वेल्थ, पोजीशन इन गवर्नमेंट सर्विस, एज, डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी ट्रेड, मैंने पीछे बता दिया है, ठीक है। SC दुबे जी ने और क्या किया है, ये सोशल SC दुबे जी के बारे में अगर आप जानो तो ये सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पहले, ठीक है। और ये इंटरडिसिप्लिनरी को यूज़ करते हैं। मैकी मैरियट जो मैंने पीछे बताया वो कल्चरलॉजी यूज़ करते हैं, मतलब ये जो है कल्चर को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और कल्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब कहीं का भी है वो कल्चर को पढ़ के एक अपना थिंकिंग बताते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है देखा जाए फीचर्स ऑफ इंडियन विलेज अगर आएगा तो क्या क्या है, तो फीचर्स ऑफ इंडियन विलेज सबसे पहले देखो तो प्राइमरी स्टडी बताता है कि सोशल लाइफ था पहले, ठीक है। प्राइमरी स्टडी हम लोग जो है ना सोशल लाइफ पे करते हैं, विलेज के ऊपर देखना चाहते हैं तो। और फिर अगर सेकेंडरी हम स्टडी करना चाहते हैं विलेज के ऊपर, तो हम विलेज का पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ को देखते हैं। फिर जो है विलेज को जो है सेल्फ सफिशिएंट है, ये बस्ट कर दिया गया। एंड्रू बिटल जी ने कहा है काफ़ी कि ऐसा कुछ नहीं है कि विलेज जो है सेल्फ सफिशिएंट है। फिर यूनिटी विलेज में प्रेजेंट है, ठीक है। विलेज में डाइवर्सिटी है इनसाइड एंड आउटसाइड, ऐसा SC दुबे जी ने कहा है। फिर आइडेंटिटी देखा जाए तो सोर्स ऑफ आइडेंटिटी बताता है विलेज, ठीक है, ऐसा MN श्रीनिवास जी ने कहा है। रेसिप्रोसिटी है, ठीक है, ऐसा WH यूज़र ने कहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अल्टरनेट ऑफ बुक व्यू देखा गया, जैसे कि कास्ट एक क्लोज ग्रुप नहीं है, ऐसा कहा गया है विलेज के ऊपर, ठीक है। विलेज एक होमोजेनस नहीं है, कम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर है, ऐसा कहा विलेज के ऊपर सबने, ठीक है। MN श्रीनिवास जी कहते हैं कि अगर कोई एक विलेज को इंसल्ट करता है तो ऐसा लगता है कि कोई उसके फादर या हो मदर या रिलेटिव को जो है इंसल्ट कर रहा है। तो विलेज एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडेंटिटी भी है, ऐसा MN श्रीनिवास जी ने कहा है। और एड्रियान मेयर ने कहा है कि विलेज सोलिडेरिटी के बारे में कहा है कि लोगों के बीच जो है विलेज सोलिडेरिटी है, ठीक है। और विलेज एक रिलीजियस लाइफ है, ऐसा और भी लोगों ने कहा है, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ विलेज इन नेगेटिव टर्म्स जो है कुछ लोग कहे हैं तो वो देखते हैं। तो FG बेली ने कहा है कि विलेज में कोरेसिव एस्पेक्ट ऑफ कास्ट रिलेशन दिखने को मिलता है। एंड्रू बिटल ने स्टडी ऑफ श्रीपुरम में तो कहा ही है कि कास्ट एज वेल एज जेंडर कॉन्साइज है विलेज, ठीक है। उसके बाद फिर एंड्रू बिटल ने जो स्टडी ऑफ श्रीपुरम में कहा है तो क्या कहा है, विलेज एज अ होल इज कंस्टिट्यूटेड एज अ यूनिट इन फिजिकल सेंस एंड टू मच लेसर एक्सटेंट इन अ सोशल सेंस, ठीक है। तो ऐसा एंड्रू बिटल जी ने कहा है अपने स्टडी ऑफ श्रीपुरम में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अब नेक्स्ट देखें तो क्रिटिसिज्म ऑफ विलेज स्टडी, जो विलेज स्टडी लोग किए थे उसको कुछ लोग क्रिटिसाइज़ किए हैं कि मतलब आप अच्छे से विलेज स्टडी नहीं किए हो, ऐसा कुछ कहे हैं। तो एंड्रू बिटल जी ने कहा है कि ट्रूथ जानना है तो आपको जो है विलेज के सिर्फ सोशल लाइफ को नहीं, विलेज के हिस्ट्री में भी घुसना पड़ेगा आपको कि आखिर प्रीवियस हिस्ट्री से कैसा चला रहा है। क्योंकि एंड्रू बिटल जी ने कहा है ना कि हिस्ट्री पीछे से एज़ फार एज टाइम गोज़ हम याद करते हैं तो ऐसा सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो आपको पूरे पीछे से चले आना होगा, ऐसा कहा है। यहाँ पे गायब हो गया है, लिख लेना अपने नोट्स में। फिर लीला दुबे जी ने कहा है कि बिकॉज ऑफ जेंडर
बहुत जगह जाने ही नहीं दिया गया लीला दुबे जी को। इस वजह से वो जो है विलेज स्टडी नहीं पूरा कर पाए। तो मतलब एक तरीके से बताया जा रहा है कि विलेज स्टडी अगर आप अलग जेंडर के हो तो अच्छे से नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद योगेंद्र सिंह जी कहते हैं कि वो उन्होंने 6 विलेज स्टडीज़ किया, ठीक है। एक एक विलेज में अलग अलग हिस्ट्री है, तो वो हर विलेज को जानने के लिए आपको हर विलेज का अलग हिस्ट्री को जो है टोटल तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप समझ सकोगे विलेज को अच्छे से और विलेज स्टडीज़ प्रॉपरली कर सकोगे। मार्क्सिस्ट लोग कहते हैं कि अर्बन सेंटर मेक वैसा पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, मेक्स पॉलिसी सो स्टडी अर्बन सेंटर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड विलेज। मतलब कह रहे हैं मार्क्सिस्ट लोग कि जो है अगर आपको विलेज को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अर्बन सेंटर्स को जो है पढ़ना होगा, क्योंकि अर्बन सेंटर ही जो है पॉलिसी बना रहे हैं। अगर अर्बन सेंटर को हम पढ़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई विलेज का क्या हाल है, कैसा नहीं होता है। विलेज को स्टडी क्या करोगे, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा है, अर्बन सेंटर को पढ़ो। स्टडीज़ डन ऑन विलेज, अभी तक क्या क्या स्टडी हुआ है, एंड्रयू बिटल जी ने तो पता ही है, श्रीपुरम का स्टडी क्या था, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बताया है। कैथलीन गू ने जो है क्लास स्ट्रक्चर इन कुंभा पेटी बताया है। FG बेली ने पावर एंड पॉलिटिक्स ऑफ विलेज ऑफ उड़ीसा बताया है। एम शाह ने जो है बताया है क्या, SH यहाँ पे होगा, फैमिली एंड किनशिप जहानाबाद गुजरात का जो है वो बताया है। TN मदन ने बताया है रिचुअल्स ऑफ कश्मीरी पंडित, और तुलसी पटेल ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस इन विलेज स्टडीज़ क्या क्या रह गया है। योगेंद्र सिंह जी जो है बोले हैं कि लिमिटेड फोकस था, स्टडी किया गया था माइक्रो कॉस्मोस को, सिर्फ यहाँ पे कोई नया तरीके का पर्सपेक्टिव डेवलप ही नहीं किया गया है, ठीक है। ऐसा किसने कहा, योगेंद्र सिंह जी ने कहा। फिर ये लिमिटेड था विलेज स्टडी डोमिनेंट कास्ट तक ही। विलेज स्टडी जो है वहाँ पे बहुत कम पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन हुआ है विलेज स्टडी में। विलेज स्टडी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है सबऑर्डिनेट ग्रुप को, ठीक है, ताकि क्यों नहीं पूछा गया है भाई, ताकि जो है डोमिनेंट ग्रुप को हम एंगर ना कर दें, ठीक है। और फिर जो रिसर्चर में बहुत एनजाइटी था, क्योंकि वो चाहते थे कि विलेजर्स के द्वारा एक्सेप्टेड हो जाए, तो उन्होंने भी थोड़ा गलत किया है। अब देखा जाए तो विलेज स्टडी जो है 1980s और 1990s के टाइम कैसा था, आगे लिखा है। तो विलेज स्टडीज़ थोड़ा शिफ्ट हुआ, वो फोकस अप्रोच रखा गया, वुमेन, दलित, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर देखा गया, ठीक है। फिर सुरेंद्र एस जोधका कहते हैं कि विलेज सोसाइटी 2012 में इन्होंने लिखा था, तो ये बोले थे ये रिफॉर्म लाना होगा हम लोग को, विलेज स्टडीज़ में चेंजेस लाना पड़ेगा। फिर जो है यहाँ अकॉर्डिंग टू हिम इन सुरेंद्र एस जोधका कहते हैं कि न्यू थ्योरेटिकल अप्रोच लाना पड़ेगा, जैसे कि जेंडर और इकोलॉजी को जो है हम ETC को हमको कंबाइन करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्री ऑक्यूपेशन से, तभी जाके हम लोग विलेज स्टडीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। फिर मुकुल शर्मा जी क्या कहते हैं, एवरीडे लाइफ ऑफ मुशर्स इन नॉर्थ बिहार, इसको ये स्टडी किए थे। यहाँ पे ये बताते हैं कि मुशर कैसे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, कैसे साइकिल्स में जाते हैं, तो इनका मुशर्स का सारा ये डिस्क्रिप्शन दिए हैं। तो ये मुशर्स कितना उनका हार्डशिप है ये सब बताने का कोशिश किए, उसे बताते हैं कि हम इससे हमको ये पता चलता है कि विलेज स्टडीज़ अब कहाँ शिफ्ट हुआ है। पहले जो है डोमिनेंट कास्ट में होता था, अब जो है मुशर्स लोग का भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। फिर AM शाह जी हैं, तो आफ्टर 1950s जो है नो मेजर स्टडी हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट पे, तो ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल ग्रुप जैसे कि कास्ट, मैरिज, जेंडर, इसके ऊपर अच्छे से स्टडी नहीं हुआ है, ऐसा किसने कहा, AM शाह जी ने। फिर प्रोफेसर लीला गुलाती कहते हैं कि मेल माइग्रेशन, जो इनका बुक था मेल माइग्रेशन फ्रॉम केरला सम इफेक्ट ऑन वुमेन, इसमें इन्होंने कहा है कि पार्टिसिपेशन कैसे औरत लोग देती है, किस में, माइग्रेशन में, जो मेल लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे करती हैं, तो प्रिपेयर भी करते हैं, एज वेल एज जो माइग्रेशन हो जाता है उसके साथ कैसे कोप अप करती हैं, ये पता चलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आता है एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, लैंड टेन्योर सिस्टम और लैंड रिफॉर्म क्या क्या आया, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। टेन्योर मतलब क्या होता है, टू होल्ड, ठीक है, ये जान लो। फिर एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या था, मतलब एग्रेरियन स्ट्रक्चर ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग कैसे है, ठीक है, टेन्योर सिस्टम, ठीक है। एक्सेस ऑफ लैंड जो है शेप करता है रूरल क्लास स्ट्रक्चर को, जिसके पास ज़्यादा लैंड होगा उसका ज़्यादा क्लास लेवल ऊपर होगा, ऐसा रूरल एरिया में जाना जाता है। अपर कास्ट का जो है कंट्रोल था पहले ओवर लैंड, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ लैंड देखा जाए, लैंड का क्या हिस्ट्री रहा है, ठीक है, तो सल्तनत टाइम पे कोई लैंड के ऊपर कोई मेजर चेंजेस नहीं आया था। AR देसाई जी कहते हैं कि किंग्स ओनली पार्शियल ओनर था लैंड का, ठीक है, ऐसा कहा है उन्होंने, AR देसाई जी ने। और मैटर ऑफ ट्रेडिशनल राइट है एक लैंड, ठीक है, क्योंकि
ट्रेडिशनली लैंड को भी बहुत देखा जाता है। फिर कुमार स्वामी जी कहते हैं कि लैंड जो है विलेज कम्युनिटी को बिलोंग करता है। मजूमदार जी कहते हैं कि लैंड जो है बिलोंग करता है किंग को। फिर मुग़ल टाइम में जो है चेंजेस आया ट्रेडिशनल राइट का, और फिर जो है स्टिल एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल राइट, थोड़ा चेंजेस आया लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल राइट को ज़्यादा एक्सेप्ट किया मुग़ल लोग, उतना भारी चेंजेस नहीं लाए थे। फिर परगाना और ताल्लुक बना, ठीक है, वहाँ उसमें जो है ज़मींदार और ताल्लुकदार लोग आए, ठीक है। फिर ब्रिटिश टाइम पे तो लैंड टेन्योर सिस्टम आ गया था, ज़मींदारी, महलवारी एंड रुतवारी सिस्टम, ये तो पता ही है आप लोग को। अब नेक्स्ट क्या है तो ज़मींदारी सिस्टम आता है। ज़मींदारी सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये किसने लाया? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया 1793 में, बंगाल और बिहार में लाया था। और ये इसका दूसरा नाम है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी, ठीक है। तो इसमें क्या, इसका दूसरा नाम है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। लैंड जो है परमानेंटली किसको दे दिया गया? ज़मींदार को दे दिया गया कि फिक्स्ड सम के लिए, ठीक है। ब्रिटिश जो है क्या किए, ब्रिटिश क्या किए, ज़मींदार को लैंड दे दिए, ठीक है। ज़मींदार को जब लैंड दे दिए तो वो ज़मींदार क्या करेंगे, वो ज़मींदार जो है पीजेंट्स लोग से जो है वो फसल उगवाएंगे, और फिर फसल उगवाने के बाद जो रेवेन्यू होगा वो खुद लेंगे, और फिर रेवेन्यू में से कुछ पार्ट जो है जो फिक्स रेट पे रहेगा, फिक्स समझे ब्रिटिश लोग को देंगे। तो ऐसे ये सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम था कि ज़मींदार लोग जो है ना ज़बरदस्ती कर रहे थे पीजेंट के साथ, बोल रहे थे कि भाई हमको ज़्यादा दो, क्रॉप फेल हो जाए, नहीं हो जाए, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, कोई मतलब नहीं है भाई, हम मेरे को तो चाहिए रेवेन्यू, पैसा दो, क्योंकि मुझे किसको देना है? ब्रिटिश लोग को देना है। और फिर ज़मींदार लोग इसमें जो है करप्शन भी करने लगे, ज़्यादा मांगने लगे पीजेंट से पैसा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो बहुत सारे सब ज़मींदार बीच में खड़े हो गए थे, छोटे छोटे, ठीक है। जैसे कि यहाँ ब्रिटिशर लोग हैं, फिर यहाँ ज़मींदार है, फिर यहाँ पे पीजेंट है। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे ज़मींदार, ऐसे ज़मींदार खड़े हो गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हिरार्की ऑफ ज़मींदार्स हो गया था। कुछ ज़मींदार बहुत बड़े थे, कुछ छोटे छोटे ज़मींदार थे, होते ही है ना सब ज़मींदार। फिर जो हाई रेवेन्यू ओवर ऑफिशियल रेट था, ठीक है। ऑफिशियल रेट से भी ज़्यादा जो है हाई रेवेन्यू चार्ज करते थे वो लोग। लैंड रेवेन्यू जो है 3/4 ऑफ प्रोड्यूस, जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना उसका 3/4 आपको जो है लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। एग्रीकल्चर काफ़ी बैकवर्ड हो गया था, बहुत प्रॉब्लम्स आया था। फिर रुतवारी सिस्टम देखो तो वो क्या है, तो मद्रास एंड अदर एरिया में आया है, बॉम्बे तक एक्सटेंड हुआ था ये। थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड ने लाया है, ठीक है। ईच रोएट, मतलब इस रुतवारी में सिंपल है, रोएट मतलब क्या होता है? पीजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ब्रिटिशर लोग क्या किए, ज़मींदार लोग बदमाशी कर रहे थे, डायरेक्ट पीजेंट्स को दे दिए, ठीक है, कि भाई तुम ही लोग ले लो, ठीक है। बीच में क्या रहता था? ब्रिटिश ऑफिशियल्स रहता था, ठीक है। डायरेक्ट उसी को दे दिए पीजेंट लोगों को कि तुम उगाओ, और तुम डायरेक्ट रेवेन्यू किसको दो? ब्रिटिशर्स लोग को दो। रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट टू गवर्नमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हार्डशिप ऑफ पीजेंट थोड़ा सा तो समवाट जो है कम हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स क्या क्या था, तो बहुत सारे स्मॉल ज़मींदार, मतलब जो स्मॉल ज़मींदार थे वो लोग जो है उसके जगह पे बिग ज़मींदार लोग आ गए, ठीक है। और खुद को जो है रोएट दिखाने लगे कि मैं भी रोएट हूँ, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, वो लोग ज़्यादा चार्ज करने लगे, वो लोग भी करप्शन करने लगे। एग्रीकल्चर लेबर जो है ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इस वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा था, तो लोग छोड़ दिए, लेबरिंग में चले गए। फिर जो है और पे उन लोग को ज़बरदस्ती किया जाता है कि आपको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, इवन इफ़ आपका क्रॉप फेलियर हुआ है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आया है, फिर भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम था, ठीक है। अब देखें तो महलवारी सिस्टम क्या है। महलवारी सिस्टम मैकेंजी जी ने लाया था, यूपी और पंजाब में 1833 में लाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सेटलमेंट हम इंटायर विलेज के साथ कर ले रहे हैं। यहाँ पे ये ब्रिटिशर लोग हैं और ये लोग किसी के साथ सेटलमेंट किया है? इंटायर विलेज, एक विलेज है, मान लो जैसे कि मान लो विलेज रामपुरा है, तो पूरे रामपुरा विलेज के साथ जो है हम लोग क्या ब्रिटिशर लोग क्या किए? सेटलमेंट कर लिया। पूरा विलेज मिल के उगाएगा, और मिल के उगाने के बाद ब्रिटिशर लोग को देगा फिक्स शेयर, ठीक है, ईच विलेज देगा, ठीक है। यहाँ पे रामपुरा विलेज है, यहाँ पे कोई और विलेज है तो वो दे दिया, फिर यहाँ पे कोई और विलेज है वो दे दिया। तो ऐसे विलेज करके लोग दे रहे थे, ठीक है। ऑल्सो इसको जो है बाद में जो है ना जगीदारी और तलुकदारी भी आया है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लैंड टेन्योर क्या है, इसका भी महलवारी का भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, ठीक है। क्योंकि विलेज जो डायरेक्टली विलेज को दिया जा रहा था, ठीक है, तो विलेज पूरा टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, तो विलेज के साथ जोर जबरदस्ती किया जाता था एज अ होल, ठीक है, ब्रिटिशर लोग करने लगे थे।
अब देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लैंड टेन्योर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या क्या हुआ है। तो इकोनॉमिक टर्म में देखा जाए तो लैंड बहुत कमर्शलाइज हो गया, कैश क्रॉप ज़्यादा उगाने लगे, टैक्सेस बहुत हाई था, फार्मर्स लोग इन डेप्ट में पड़ गए, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन भी काफ़ी लो हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है काफ़ी स्लो हो गया, ठीक है। लैंड होल्डिंग्स जो है डिप्लीट होने लगा। सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा है इसके वजह से, ब्रिटिश जो लैंड टेन्योर सिस्टम लाए थे तो न्यू सोशल क्लासेस आ गया, जैसे कि मिडिल क्लास वगैरह, ठीक है। सोशल इनइक्वलिटीज़ काफ़ी बढ़ गया, अमीर और अमीर हो गए और गरीब हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जजमानी सिस्टम चेंज हो गया, पंचायत और फैमिली ये भी चेंज हो गया। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है क्या क्या लाया है, तो लेजिस्लेशन रिफॉर्म ETC लेके आए हैं। बिफोर कॉलोनियल टाइम जो है लैंड जो है अरिस्टोक्रेसी के हाथ में था, यानी कि राजा राजवाड़े के हाथ में था, ठीक है। उसके बाद फिर बुदान एंड ग्रामदान जो ये आपको बॉक्स में ऐसे साइड में ऐसे दिया हुआ है वो क्या लिखा है, तो उसमें 1951 में हुआ था, विनोबा भावे ने ये किया था, ठीक है। पीजेंट अपराइजिंग जो तेलंगाना में हुआ था ना उसके बाद किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पीजेंट जो है लैंड रिनाउंस कर दो, ठीक है। क्या होगा फिर, क्या होगा, मतलब जितने पीजेंट, जैसे ये पीजेंट है इसके पास ये लैंड है, ये पीजेंट है इसके पास ये लैंड है, यहाँ पे ये पीजेंट है इसके पास ये लैंड है, तो कहा गया कि तुम लोग सब अपना लैंड को हटाओ, ठीक है। एक कॉमन बड़ा सा लैंड होगा, ठीक है। उसमें जो है इगैलिटेरियन पर्पस से लोग उगाएंगे, मतलब कि सब इक्वल रहेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा, किसी का छोटा लैंड नहीं, सबका बड़ा लैंड, और फिर जो है सब लोग खाएंगे पिएंगे। हालांकि लैंड का जो कलेक्ट किया गया था ऐसे कॉमन इतना सारा तो फेल हो गया था, क्योंकि लोग जल्दी तैयारी नहीं होंगे, अपना लैंड कौन देना चाहेगा, आप ही बताओ, ठीक है। और यहाँ पे पुअर क्वालिटी जो भी लैंड दिया गया था वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का था, जिसपे नहीं हो सकता था कुछ भी एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 1950s और 1970s में जो है लैंड रिफॉर्म आया है, ठीक है, फॉर सोशल जस्टिस आया था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ कांग्रेस एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी 1949 में आया, जो किसने दिया, JC कुमारप्पा ने दिया। इन्होंने कहा कि फ्यूडल इंटरमीडियरीज को हटाओ भाई, जल्दी हटाओ, ठीक है। फिर नक्सलदारी एंड बर्गरदारी लाया गया, ठीक है। नक्सलदारी एंड बर्गरदारी आया, ठीक है। उसके बाद फिर रिफॉर्म मेड, क्या क्या रिफॉर्म आया है, तो इंटरमीडियरीज को हटाया गया, टेनेंसी रिफॉर्म लाया गया, मतलब कि टेनेंसी रिफॉर्म क्या, लैंड का राइट जो है टेनेंट्स लोगों को दे दिया गया, ठीक है। फिर टेनेंसी रिफॉर्म में क्या था, ऑपरेशन बरगा वेस्ट बंगाल में आया था। इसमें फोर्स ऑक्यूपेशन ऑफ शेयर क्रॉपर दिया गया था, मतलब शेयर क्रॉपर है ना उनको जो है फोर्सली दे दिया गया था, और लेकिन हालांकि ये सक्सेसफुल उतना नहीं हुआ था, ठीक है। लैंड सीलिंग लगाया गया है, सीलिंग मतलब क्या कि अगर आप ये आदमी हो, ठीक है, तो आपका इतना ही लिमिट है कि मतलब आप बस 2 हेक्टेयर लैंड रख सकते हो, इस तरीके का, ठीक है। तो लैंड सीलिंग रख दिया, पर पर्सन जो है 2 हेक्टेयर ही होगा, ठीक है, ऐसा कुछ लेके आया गया, ठीक है। ओनली 2% एरिया में लेके नहीं आया था, ये यहाँ पे बहुत सारा फ्लॉड लॉज को यूज़ करने लगे थे लोग, और गवर्नमेंट का उतना विल नहीं दिखा था कि वो अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करें। फिर रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन आया गया ऑफ लैंड होल्डिंग, इसमें HIV सीड लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कोऑपरेटिव फार्मिंग कोशिश किया गया, मतलब कि रीऑर्गेनाइजेशन कंसोलिडेशन, मतलब छोटा छोटा ऐसे लैंड है उससे बेटर है कि भाई एक साथ ऐसे बड़ा सा कर दो, ठीक है, और फिर साथ में करो, लेकिन फिर भी हालांकि ये भी फेल हो गया था। कोऑपरेटिव फार्मिंग, लोग साथ मिलके जो है फार्मिंग कर रहे हैं, ये भी किया गया। अपग्रेडिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड, मतलब लैंड रिकॉर्ड जो है क्या किया गया, इसको अच्छे डिजिटलाइज फॉर्म में जो है रखने का कोशिश किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है बाउट आउट किए थे क्या, विजन डॉक्यूमेंट फॉर कंप्यूटराइजेशन, ठीक है। उसके बाद फिर जो है और क्या, जो लैंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड 1999, ठीक है, ये था, ठीक है। और क्या हुआ है, तो कर्नाटका जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। किस लिए लॉन्च किया था, ये लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड का ये, तो लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करने के लिए कर्नाटका क्या लाया, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2017, ठीक है। फिर हरियाणा में क्या आया है, तो आधार से जो है लैंड रिकॉर्ड रखा गया है हरियाणा में। और क्या क्या रिफॉर्म लाया है, तो होमस्टेड राइट दिया गया, मतलब कि जो है आप ना अपना घर भी बना सकते हो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, ठीक है, ऐसा लाया गया। उसके बाद फिर आगे देखा जाए तो क्या है, हर्डल्स इन लैंड रिफॉर्म, क्या क्या हर्डल्स आया है लैंड रिफॉर्म में, ठीक है।
तो लैंड रिफॉर्म लाया गया लेकिन वुमेन के राइट को इग्नोर किया गया, ठीक है। प्रोग्रेस काफ़ी अनइवन था, मतलब कि मॉडर्नाइजेशन लैंड रिकॉर्ड कर्नाटका में सही हुआ लेकिन और जगह पे नहीं हुआ। रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्क जो है वेस्ट बंगाल में सही हुआ लेकिन और जगह पे नहीं हुआ। कंसोलिडेशन वाला जो है पंजाब और हरियाणा में सही से हुआ लेकिन और जगह पे नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ये प्रोग्रेस अनइवन था। सोशो कल्चर में देखा जाए तो लोगों का ट्रेडिशनल सेंटिमेंट लैंड से कनेक्टेड है, तो वो लोग लैंड को जल्दी देना नहीं चाह रहे थे दूसरे को, ठीक है। फिर कास्ट हिरार्की प्रॉब्लम आ गया बीच में। कम्युनिटी फार्मिंग जो है फेल हो गया, कम्युनिटी फार्मिंग करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। लीगल फैक्टर्स देखा जाए तो टेनेंसी लॉ जो है एक बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना टेनेंट्स के ऊपर था। जो टेनेंसी लॉ लाया क्या था, टेनेंसी लॉ क्या था, लैंड किसको दे दिया गया, टेनेंट्स को दे दिया गया, ठीक है। तो टेनेंट्स को दिया गया तो टेनेंट्स को प्रूफ करना पड़ता था कि हाँ भाई मैं ही टेनेंट्स हूँ। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ टेनेंट्स के ऊपर था ये बहुत बड़ा फ्लॉ था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स निकल जा रहे थे। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो हैंड इन ग्लव्स विथ रिच फार्मर्स। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो लोग ना रिच फार्मर के साथ जो मिले हुए थे। कोर्ट फेल हो गया था, जजमेंट टाइम पे दे ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद फिर देखा जाए तो सोशल इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड से क्या हुआ, इंटरमीडिएरीज हटा, ओनरशिप राइट मिला 20 लाख टेनेंट को। SC/ST जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी थे इससे। इम्पैक्ट ऑफ जॉइंट फैमिली पड़ा है, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप जो है हो गया है, मतलब कि लैंड सीलिंग आया तो क्या हुआ कि एक पर पर्सन जो है इतना ही लैंड होना चाहिए, ठीक है। तो पर पर्सन तो एक एक आदमी जो है अपने अपने नाम पे लैंड ले लिया है, ठीक है। तो उससे जॉइंट फैमिली इंडिविजुअल ओनरशिप बढ़ा। फिर जो है कर्ता का जो ये था, कर्ता का जो वैल्यू था, ठीक है, वो थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया है। फिर रूरल इनइक्वलिटीज़ बढ़ गया है, ठीक है। लैंडलेस हाउस होल्ड बढ़ गया है, ठीक है। और फिर सोशल रिसर्चर क्लेम करते हैं कि इनइक्वलिटीज़ बढ़ा है। एग्जाम्पल लैंड लीज जो है कम हो गया है, क्यों, क्योंकि उन लोगों को फेयर था कि लैंड एलिनेशन हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, अब लैंड लीज जब कम हुआ है तो क्या हो गया भाई, तो एग्रीकल्चरल लेबरर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। लैंड लीज कर ही नहीं रहे लोग, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम किसी को दे देंगे लैंड लीज पे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को लैंड ही नहीं रहेगा, मेरे पास लैंड ही चला जाएगा, ऐसा लग रहा है उन लोगों को, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर क्लास स्ट्रक्चर, जैसे कि लैंडलॉर्ड जो है ना, अब लैंडलॉर्ड जो है रिच फार्मर्स हो गए हैं और टेनेंट जो है अब एक मार्जिनलाइज फार्मर रह गए हैं और एग्रीकल्चर लेबरर बन के रह गए हैं, ठीक है। जो हसन इस पे कहती हैं कि ये क्या बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, B फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लास ओनरशिप काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड हो गया है। पहले बैकवर्ड क्लासेस के पास 8% लैंड था, अब 38% लैंड हो गया है। और नेक्स्ट क्या है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जैसे कि डोमिनेंट कास्ट जो है रिटेल के बोले, क्योंकि उनको था कि भाई हमारे पास लैंड है तो हम किसी को देंगे नहीं। वायलेंट बैकलैश हुआ। बिहार में जो है नए तरीके का कास्ट सामने है, जैसे कि सेना कास्ट फॉर्म हो गए। माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो मतलब माइग्रेशन क्या हुआ है, तो इविक्शन ऑफ टेनेंट्स, अर्बन लोग, टेनेंट्स लोग जो जिनको कुछ नहीं मिला तो वो लोग क्या हुए, अर्बन एरिया में माइग्रेट हो गए काम के लिए। इम्पैक्ट ऑन कास्ट सिस्टम, जैसे कि मिडिल क्लास जो है बढ़ गया। ट्रेडिशनल कल्टिवेटर क्लासेस जो है लार्जेस्ट बेनिफिशियरी था लैंड रिफॉर्म का। और आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू डोमिनेंट कास्ट भी आया है ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर के बाद। रूडोल्फ एंड रूडोल्फ इन देयर बुक इन द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी 1887 इसको कहते हैं टर्म जिस ग्रोइंग ऑफ रिच मिडिल क्लास फार्मर एज बुलोक कैपिटलिस्ट, ऐसा इन लोगों ने कहा है, ठीक है। होमस्टेड राइट हो गया, मतलब कि राइट टू मेक होम इन एग्रीकल्चर लैंड, ऐसा हुआ है, ऐसा मिला है सबको। अब लास्टली अगर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन आएगा लैंड रिफॉर्म ETC के ऊपर, ठीक है, तो क्या लिखोगे, लिमिटेड सक्सेस था, बेनामी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होने लगा था, बेनामी ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है उसका इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हुआ है तो उसका इम्प्रूवमेंट नीडेड है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट लेके आए हैं 2013 में इसी के लिए, ठीक है। नॉट मच अपहील हुआ है एज चाइना, जैसे चाइना में लैंड रिफॉर्म आया तो बहुत अच्छे से हुआ, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं हुआ है और कोई रेडिकल चेंजेस भी नहीं आया है एज लाइक जापान, ठीक है। ML दांटेवाला जी कहते हैं कि रिफॉर्म सही डायरेक्शन में था बट लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, ठीक है। फिर MS स्वामीनाथन जी क्या कहते हैं, अनफिनिश एजेंडा
रह गया है लैंड रिफॉर्म, ऐसा इन्होंने कहा है। यहाँ पे हम लोग का होता है वीडियो लेक्चर कंप्लीट। कौन सा ये भाई? तो चैप्टर 13 है, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, तभी तो फिर और नेक्स्ट वीडियो बनेगा।